15-20 मिनट तक रत्ना के दांत बजते रहे और फिर वो बतदरीज अपने आप पर काबू पाती चली गई। भेड़िया अब दरवाजे पर पंजे नहीं मार रहे थे, अलबत्ता वक्फे वक्फे से इनके गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लेकिन मैंने दरवाजे की एक निसफ चौड़ी झुरी में से बाहर झांका तो एक लम्हे को कांप कर रह गया। वो 8 भेड़िए थे जो कॉटेज के सामने बैठे हुए थे। इन सब की चमकती हुई नज़रें दरवाजे पर ही लगी हुई थी और मैं ये सोचे बगैर न रह सका कि अगर ये खूनखार भेड़िए दिन निकलने के बाद भी इस तरह कॉटेज की नाकाबंदी और मुहासरा किए रहे तो हम यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। दरवाजे के नीचे से और दरवाजे में से ठंडी हवा आ रही थी। मैं रत्ना को लेकर कोने में चला गया और अब भी होले होले कांप रही थी। मैंने अपनी कमीज़ उतार कर इसे पहनानी चाहिए तो इसने मना कर दिया। नहीं, कमीज़ पहन लो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, इसने सिरसिराती हुई आवाज़ में कहा और एक बार फिर मेरे साथ लिपट गई। दरवाज़ा खासा मजबूत था, भेड़ियों के पंजों से इसके खुल जाने का अंदेशा नहीं था। इस वक्त तो सिर्फ वही एक ख़तरा था जिससे हम महफूज हो गए थे। मैंने भी अपना सर रत्ना के बाजू पर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं। आहट की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा। कमरे में अंधेरा था मगर खिड़कियों से बाहर मध्यम सा उजाला फैल रहा था। इस तरह सरनवाड़े सोते में मेरी ऐनक नीचे गिर गई थी। मेरे ख्याल में अब ऐनक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसे फोल्ड करके कमीज़ की जेब में रख लिया और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा कि वो आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई थी। दूसरी मरतबा वो आवाज़ फिर सुनाई दी तो मैं दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हो गया। इसके साथ ही मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। दिन की रोशनी फैल रही थी और हिट के बाहर भेड़िए अभी तक मौजूद थे और दरवाजे पर पंजे मार रहे थे। और फिर मैं उछल पड़ा और दाएं तरफ वाली खिड़की को देखने लगा। इस खिड़की पर लकड़ी की पेटियां कीलों की मदद से इस तरह लगाई गई थी कि वो एक क्रॉस बन गया था। इस तरह वो खिड़की 4 हिस्सों में तकसीम हो गई थी और एक छोटा बच्चा भी इसमें से नहीं गुजर सकता था। लेकिन बाहर से एक भेड़िया उछल उछल कर इस खिड़की के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कमबख्त बड़े अक्लमंद और मुस्तकिल मिजाज भेड़िए थे। इन्हें मालूम था कि शिकार अंदर मौजूद है। उन्होंने रात तो बाहर बैठे बैठे गुजार दी थी और अब दिन का उजाला फैलने पर एक बार फिर कोशिश शुरू कर दी थी। मैं बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर बैठा रहा। हमारी तरफ से कोई हरकत इन भेड़ियों को होशियार कर सकती थी। रत्ना मेरी गोद में सर रखे सो रही थी। वो इस तरह दोहरी हो रही थी कि घुटने पेट से लगे हुए थे। सर्दी की वजह से इनके बदन में हल्की सी कपकपाहट थी। रात बीत गई थी मगर सर्दी में इजाफा हो गया था और यह सर्दी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक सूरज तुलू नहीं हो जाता। बाहर से गुर्राहट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लगता था कि जैसे 2 भेड़िए झंझलाकर आपस ही में लड़ पड़े हों। गुर्राहट की आवाज़ सुनकर रत्ना भी हड़बड़ा कर उठ बैठी और खौफजदा सी होकर मुझसे लिपट गई। इसके मुंह से डरी डरी सी आवाज़ें निकल रही थीं। डरो नहीं, हम महफूज है, मैंने इसकी पीठ थपथपाते हुए सरगोशी में कहा। दिन का उजाला फैल रहा है और मेरा ख्याल है पूरी तरह रोशनी फैलते ही ये भेड़िए यहाँ से भाग जाएंगे। इसी लम्हे एक और भेड़िए ने खिड़की पर छलांग लगाई। रत्ना ने इसे देख लिया। इसने चीख कर मुझे अपनी बाहों में इस तरह लपेट लिया कि मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। डरो नहीं, भेड़िया अंदर नहीं आ सकता। मैं एक बार फिर इसकी पीठ थपथपाने लगा। रत्ना बदस्तूर मुझसे लिपटी हुई थी और इसकी पीठ थपथपा रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। बाहर दिन की रोशनी अब वाज़ेह होती जा रही थी। कुछ देर बाद भेड़ियों ने अपनी कोशिश भी तर्क कर दी। न दरवाजे पर पंजे मारे जा रहे थे और न ही कोई भेड़िया पहले की तरह खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो शायद मायूस होकर बैठ गए थे। आधा घंटा और गुजर गया। मैंने रत्ना को अपने से अलग किया। वो दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। इसने अपना सर घुटनों में दे लिया और उठे हुए घुटनों को दोनों बाहों की लपेट में ले रखा था। मैं अपनी जगह से उठकर दबे पांव चलता हुआ खिड़की के करीब आ गया और मुहतात अंदाज में बाहर झांकने लगा। दूसरे ही लम्हे में चौंक गया। बाहर धुंध फैली हुई थी। धुंध इस कदर दबीज थी कि चंद गज आगे की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। झील, पहाड़ियाँ और दरख्त गहरी धुंध की लपेट में आकर निगाहों से ओझल हो चुके थे। इस धुंध की वजह से भी सर्दी में इजाफा हो गया था। मैं दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गया। रत्ना घुटनों में सर दिए बैठी हुई कांप रही थी। मैंने इसके कांधों पर हाथ रखकर सर होले से अपनी तरफ खींचा तो मेरी आगोश में औंध गई। तकरीबन 1 घंटा और गुजर गया। बाहर दिन की रोशनी अब बहुत वाज़ेह हो गई थी। धूप के आसार दिखाई दे रहे थे। मैंने रत्ना को एक तरफ हटाया और अपनी जगह से उठना ही चाहता था कि ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। मेरे साथ रत्ना भी उछल पड़ी। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो दोबारा मुझसे लिपट गई। वो फायर की आवाज़ थी जो खासी भारी थी। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बाहर बंदूक से फायर किया गया है। ऐसी बंदूकें आमतौर पर जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या बैंकों के गार्ड के पास ऐसी बंदूकें देखी जाती हैं जिन्होंने कमर पर बंधे हुए बेल्ट में मोटे मोटे कारतूस सजा रखे होते हैं। मैंने रत्ना को एक तरफ हटाया और उठकर खिड़की के करीब पहुंच गया। बाहर अब धूप फैली हुई थी और धुंध गायब हो चुकी थी। झील का पानी धूप में झांक रहा था।
मेरे ख्याल में वो कोई शिकारी था। ऐसी जगह पर सुबह के वक्त शिकार आसानी से मिल जाता है। जानवर पानी पीने के लिए आते हैं तो इन्हें आसानी से शिकार कर लिया जाता है। इस इलाके में हिरणों की बहुतायत थी। मैं खिड़की से इधर उधर देखता रहा। सामने झील थी मगर ज़्यादा बड़ी नहीं थी। पैदल चलते हुए 2 घंटों में इसके गिर्द चक्कर लगाया जा सकता था। झील के चारों तरफ कदावर दरख्तों की भी बहुतायत थी। सामने दूसरे किनारे पर भी कुछ वीरान हिट्स दिखाई दे रहे थे। बड़ी खूबसूरत झील थी, बेहतरीन तफरीगाह थी, मगर मुझे हैरत थी कि ये जगह वीरान क्यों थी। टूटे फूटे हिट्स की मौजूदगी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि चंद साल पहले तक यहाँ बड़ी रौनक हुआ करती होगी, फिर किसी वजह से लोगों ने इस तरफ आना छोड़ दिया और ये इलाका वीरान हो गया। खिड़की से मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया जिसने गोली चलाई थी। मैं रत्ना के करीब आ गया और इससे मशवरा करने लगा कि हमें इस वक्त बाहर निकलना चाहिए या नहीं। हो सकता है वो शिकारी अकेला हो या इनकी तादाद ज़्यादा हो। वो हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते थे और मददगार भी। आखिरकार मैंने बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया। भेड़ियों की मौजूदगी का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये मखलूक आमतौर पर रात के वक्त शिकार की तलाश में बाहर निकलती है और दिन के वक्त अपनी भिट में दुबकी रहती है, और गोली चलने के बाद तो किसी भेड़िए का आसपास मौजूद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरवाज़ा खुलवाने से पहले मैंने एहतियातन झुर्री से बाहर झांक कर देखा। तकरीबन 150 गज दूर झील के किनारे कोई जानवर टहलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं था। मैंने चमड़े का फीता कील से खींचकर दरवाज़ा खोल दिया। चमकीली धूप फैली हुई थी। धुंध का अब नामो निशान तक नहीं था। चमकती हुई सुनहरी धूप बड़ी भली लग रही थी। मैं रत्ना को भी बाजू से पकड़कर बाहर ले आया और ईंट की दीवार के साथ धूप में बिठाकर खुद भी इसके साथ बैठ गया। मैं भी रात भर सर्दी में ठठरता रहा था। इस वक्त धूप में ज़्यादा हिद्दत नहीं थी, लेकिन ठठरे हुए बदन को बहुत अच्छी लग रही थी और मैं जानता था कि सूरज जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा धूप में तपिश बढ़ती जाएगी और इस वक्त बदन को भली लगने वाली यही धूप झुलसाने लगेगी। रत्ना अब कपकपा नहीं रही थी। मैं इसे वहीं छोड़कर कॉटेज की दूसरी तरफ आ गया और इसके साथ ही मुझे चौंक जाना पड़ा। तकरीबन 100 गज के फासले पर दरख्तों के नीचे बगैर छत की एक सफ़ेद मारुति जीप खड़ी थी और इसे तकरीबन 150 गज आगे झील के किनारे के करीब एक आदमी किसी जगह पर झुका हुआ था और जब वो सीधा हुआ तो मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो काला हिरन था जिसे इसने शिकार किया था। काला हिरन इस इलाके में नायाब था और इसके शिकार पर पाबंदी थी। खिलाफ वर्जी करने वाले को भारी जुर्माने के अलावा 6 महीने कैद की सज़ा भी दी जा सकती थी। वो शख्स यकीनन ये सब कुछ जानता होगा और मुझे हैरत थी कि इसके बावजूद इसने काले हिरन का शिकार क्यों किया था। इस शख्स की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। सेहतमंद और कदरे दराज कामत था। इसने सफ़ेद टी शर्ट और खाकी पतलून पहन रखी थी और एक हाथ में डबल बैरल बंदूक थी। दूसरे हाथ से इसने हिरन की टांग पकड़ रखी थी और इसे घसीटता हुआ जीप की तरफ लाने लगा। मैं कॉटेज की आड़ में खड़ा इसे देखता रहा। इस शख्स ने मुर्दा हिरन को उठाकर जीप के पिछले हिस्से में डाल दिया। चलना में वहाँ खड़ा रहा। झील के किनारे पर पहुंचकर दाएं तरफ चलता रहा। वो तकरीबन 200 गज दूर निकल चुका था। अगरचे वो हमारे सामने से गुजरा था, लेकिन इसने हमारी तरफ नहीं देखा था। मैंने रत्ना को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ जीप की तरफ चलने लगा। मुझे वहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। जीप की पिछली तरफ में आमने सामने 2 सीटें थीं, जिनके दरमियान वो मुर्दा काला हिरन पड़ा हुआ था। बहुत खूबसूरत हिरन था। काला हिरन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है और इसकी नस्ल भी नापैद होती जा रही है। इसकी खाल बहुत महंगी बिकती है और इसलिए शिकारी भी कैद और जुर्माने के खतरे की परवाह किए बगैर इसकी ताक में रहते हैं। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी जो मेरे मतलब की नहीं हो सकती थी। अलबत्ता इस सीट के सामने नेट मैट, एक टिफ़न और चाय का बड़ा सा फ्लास्क रखा था, जिससे मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये शिकारी कहीं बहुत दूर से आया है और पूरा दिन यहाँ रहने का इरादा रखता है। जीप के पिछले हिस्से में पेट्रोल का एक बड़ा डब्बा भी रखा हुआ था। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ चाय थी। बगैर इजाज़त किसी की कोई चीज़ लेना ना सिर्फ ताज़ीरी बल्कि इखलाकी जुर्म भी था, लेकिन इस वक्त हमें इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी और फिर नज़रिया ज़रूरत के तहत मैंने वो फ्लास्क उठा लिया। नज़रिया ज़रूरत के तहत आप कुछ भी कर सकते हैं और यकीन करें आपका ज़मीर भी आपको मलावत नहीं करेगा। मैंने अभी फ्लास्क उठाया ही था कि एक निस्वानी चीख सुनकर उछल पड़ा। चीख की आवाज़ कॉटेज की तरफ से आई थी और जाहिर है चीखने वाली हस्ती रत्ना के अलावा वो कौन हो सकती थी। मैंने फ्लास्क वहीं छोड़ा और कॉटेज की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। सूरत हाल खासी तशवीशनाक थी। इस शिकारी ने रत्ना को दबोच रखा था। अपने आप को बचाने की कोशिश में रत्ना का ब्लाउज फट गया था।
लेकिन इसने मुज़ाहमत जारी रखी हुई थी। रत्ना इस वक्त ज़मीन पर गिरी हुई थी और वो शख्स इसके सीने पर सवार इसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आओ देखा न ताओ इस शख्स को सर के बालों से पकड़कर पीछे खींच लिया। इसे शायद इस मुदाखलत की तवक्का नहीं थी। वो बुरी तरह बदहवास हो गया। मैंने इसे संभलने का मौका दिए बगैर इसे घोंसों ठोकरों पर रख लिया। तुम इसे भी शिकार समझे थे जो आसानी से तुम्हारे हाथ आ जाती। मैंने गुर्राते हुए इसे जोरदार घोंसा रसीद किया। वो लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिरा। इसने उठने की कोशिश करने की बजाय हाथ जोड़ दिए। मुझे क्षमा कर दो महाराज, गलती हो गई, वो गिड़गिड़ाया। तुम क्या समझते हो इसे लावारिस माले गनीमत? मैंने इसे घूरा। मैं इस देवी को लावारिस ही समझा था महाराज, वो बोला। मैं समझा था कि कोई इसे कहीं से भगा कर लाया है और अपना काम निकाल कर इसे यहाँ छोड़ कर भाग गया है। इसकी हालत भी ऐसी थी महाराज, देखकर मन मचल गया। अब तुम्हें देखकर मेरा मन मचल रहा है। मैंने मुठ्ठियाँ भेजते हुए कहा, क्षमा करो महाराज, जो दंड कहो देने को तैयार हूँ। वो शख्स गिड़गिड़ा रहा था। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये खूबसूरत जगह इतनी वीरान क्यों है? मैंने पूछा। कई साल पहले यहाँ एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। वो शख्स कहने लगा। सुना है वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए जयपुर से आई थी। वो लोग हफ्ते भर का प्रोग्राम बना कर आए थे। इस ग्रोह में लड़के भी थे और लड़कियाँ भी। इन दिनों यहाँ एक पंडित भी ठहरा हुआ था। लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे, मगर वो पंडित बड़ा बदमाश निकला। एक रात वो शंकुतला नामी इस लड़की को बहला फुसला कर ले गया और इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। शकुंतला अपने आप को बचाने के लिए चीखती रही। पकड़े जाने के खौफ से पंडित ने इसकी हत्या कर दी। कहते हैं शकुंतला बहुत मासूम थी। इसकी आत्मा यहाँ भटकती रही और फिर यहाँ कत्ल की पुरस्कार वारदातें होने लगी। हर तीसरी चौथी रात किसी न किसी आदमी की लाश मिलती रही जिसे गला घोंट कर हलाक किया गया होता था। बहुत जल्द ये बात मशहूर हो गई कि शकुंतला की आत्मा इंतकाम ले रही है। लोगों ने इस तरफ आना छोड़ दिया और रफ्ता रफ्ता ये खूबसूरत जगह वीरान होती चली गई। तुम्हें इस तरफ आते हुए डर नहीं लगा? मैंने पूछा। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता, इस शख्स ने जवाब दिया। महीने में एक मरतबा यहाँ आता हूँ, अच्छा शिकार मिल जाता है, किसी की मुदाखलत का खदशा भी नहीं होता। यहाँ आमदोरफ्त का रास्ता किस तरफ है? मैंने पूछा। इधर सुरख पहाड़ी के साथ एक रास्ता है। इसने एक तरफ इशारा किया। इन पहाड़ियों के दूसरी तरफ भी एक छोटी सी झील है जिसके करीब एक माड़ू कबीला आबाद है। इस बस्ती के साथ ही वो सड़क है जो आगे जाकर जयपुर जाने वाली हाईवे से जा मिलती है। हाईवे का कितना फासला है यहाँ से? मैंने पूछा। तकरीबन 40 मील, इसने जवाब दिया। हाँ, मैंने हैरत से इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। तो तुम्हें आत्माओं पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि ये इसी शकुंतला की आत्मा है जिसने। नहीं, वो चीखा। अभी जब ये तुम्हारा गला घोंटेगी तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा और फिर तुम्हारी आत्मा भी यहाँ भटकती रहेगी। मैंने कहा। इसने मेरी बात का यकीन किया या नहीं, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इसने कुछ दूर ज़मीन पर पड़ी हुई अपनी बंदूक की तरफ छलांग लगा दी, मगर मैंने इसे बंदूक तक नहीं पहुँचने दिया और रास्ते ही में दबोच लिया। वो चीखता चिल्लाता रहा, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसकी गर्दन मेरी गिरफ्त में आ गई थी और जब किसी की गर्दन मेरी गिरफ्त में आ जाए तो इसे मौत ही पनाह दे सकती है। अगर इस शख्स से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई होती तो सूरत हाल कुछ और होती, मगर इसने रत्ना के साथ ज्यादती करके अपनी मौत का जवाब पैदा कर लिया था। मैंने इसकी गर्दन को सिर्फ 2 झटके दिए थे। वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। इसके हलक से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। कुछ ही देर बाद वो बेहिस्सो हरकत हो गया। मैंने इसकी टी शर्ट और पैंट उतार ली और लाश को घसीट कर कॉटेज की पिछली तरफ झाड़ियों में भेड़ियों की खुराक बनने के लिए डाल दिया। मैं ऐसे किसी शख्स के साथ रहम दिलाना सलूक करने को तैयार नहीं था जो मेरे साथ बिला वजह पंगा लेने की कोशिश करता है। झील पर चलकर मुंह हाथ धो लो और ये कपड़े पहन लो, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। नाश्ता? रत्ना ने इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। हाँ, इसकी जीप में नाश्ता नहीं खाने का सामान मौजूद है, मैंने इसे बताया। रत्ना चलने में मेरी तरफ देखती रही। फिर हम दोनों झील के किनारे पर आ गए। मैंने भी मुंह हाथ धो लिया। जीप के करीब आकर रत्ना कपड़े बदलने लगी और मैंने जीप के पिछले हिस्से में पड़े हुए मुर्दा काले हिरन को घसीट कर एक तरफ डाल दिया। इसे अपने साथ ले जाना जरूरी नहीं था। जीप में काले हिरन की मौजूदगी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। रत्ना कपड़े बदल कर जीप के करीब आ गई। फटा हुआ ब्लाउज और पेटीकोट इसने वहीं झाड़ियों में डाल दिया। पैंट शर्ट इसके जिस्म पर बिल्कुल फिट आ गई थी। लगता था जैसे ये कपड़े इसी के नाप के सिलवाए गए हों। मैंने जीप में से थर्मस और टिफिन निकाल लिया और इधर उधर देखते हुए घास पर एक जगह बैठ गया। रत्ना भी मेरे करीब बैठ गई।
अब वो रात वाली रत्ना से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। रात को तो किसी अनजाने खौफ और सर्दी ने इसे अदमुआ करके रख दिया था। मैंने टिफ़िन खोल लिया। एक डब्बे में पराठे थे, दूसरे में आलू और मेथी की भुजिया और तीसरे में मुर्गी की भुनी हुई रानें थीं। खाना इतनी मिकदार में था कि हम दोनों का पेट भरने के बाद भी बच गया, जिसे मैंने इस तरह खुला छोड़ दिया। ये टिफ़िन साथ ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, यह ऐसे ही खुला पड़ा रहेगा। हमारे जाने के बाद किसी जानवर का भला हो जाएगा। चाय भी बहुत खुश जायका थी, वाकई मज़ा आ गया। फ्लास्क में कुछ चाय बच गई थी, जिसे मैंने जीप में रख लिया। रत्ना जब जीप में बैठने लगी तो मेरी नज़र इसके पैरों पर पड़ी। वो नंगे पैर थी। 1 मिनट में कहता हुआ हिट की तरफ चलने लगा। कॉटेज के पीछे वो लाश थी, अभी तक किसी जानवरों की नज़रों में नहीं आई थी। मैं इसके पैरों से जोगर्स उतार कर वापस आ गया। इत्तेफाक से वो जोगर्स भी रत्ना को फिट आ गए। जीप पर बैठते हुए मुझे अचानक ही एक और ख्याल आया और मैंने मुर्दा हिरन उठाकर दोबारा जीप में डाल लिया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। इसके साथ ही मेरी नज़रें डैशबोर्ड का जायज़ा ले रही थी। फ्यूल बताने वाली सुई ई और एफ के बीच में थी, जिसका मतलब था कि पेट्रोल की टैंकी आदि के करीब थी। मैंने जीप एक हल्के से झटके से आगे बढ़ा दी और उसका रुख झील के किनारे की तरफ मोड़ दिया। रत्ना अपने लिबास की तलाशी लेने लगी। पैंट की एक जेब में सिगरेट का एक पैकेट, लाइटर और कुछ रेजगारी थी, जबकि पिछली जेब में वॉलेट था। वॉलेट खोलते ही रत्ना की आंखों में चमक सी उभर आई। इसमें तकरीबन 6,000 रुपए के करीब रकम मौजूद थी। वो कुतिया हमारा सब कुछ ले गई। मैं तो परेशान हो रही थी कि किसी तरह किसी आबादी में पहुंच भी गए तो भीख मांगेंगे या क्या करेंगे। रत्ना कह रही थी, मगर इस वॉलेट में तकरीबन 6,000 रुपये मौजूद हैं, काम चल जाएगा। 5,000 रुपये की रकम तो मेरी जेब में भी पड़ी हुई है। मैंने जवाब दिया, मैंने ऐसी कोई परेशानी भी नहीं पाली। रकम के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं हुई, कोई ना कोई बंदोबस्त तो हो ही जाता है। रत्ना चलने में खामोश रही, फिर बेला के बारे में बातें करने लगी। इससे जितनी भी जनाना मर्दाना गालियाँ याद रही थी, वो बेला को इनसे नवाज रही थी। मैं झील के किनारे किनारे मुतवाजन रफ्तार से जीप चलाता रहा और फिर अचानक ही जीप रोक ली। क्या हुआ? रत्ना ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो देखो, मैंने एक तरफ इशारा किया। 5-6 मोर थे, 2 तो पर फैलाए नाच रहे थे और बाकी इधर उधर घुस में दाना दुनका चुग रहे थे। इन नाचने वाले मोरों को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। कुदरत ने कितने हसीन रंग भी दिए थे इनके परों में। मैंने जीप आगे बढ़ाई तो इसकी आवाज़ से मोर हमारी मौजूदगी से आगाह हो गए और फिर दूसरे लम्हे वो सब फड़फड़ाते हुए उड़ गए। झील के दूसरे किनारे एक कुशादा रास्ता पहाड़ियों में चला गया था। मैंने जीप इसी रास्ते पर मोड़ दी। ये पहाड़ी सिलसिला ज़्यादा तवील साबित नहीं हुआ। तकरीबन आधे घंटे बाद हम इन पहाड़ियों से निकल आए। 2-3 मील तक सख्त रेत थी और इससे आगे सब्ज़ा दिखाई देने लगा। वो मिर्चों के खेत थे जो सड़क के दोनों तरफ फैले हुए थे। कुछ ही देर बाद हम एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए। बाएं तरफ एक झील थी जो पहली झील से छोटी थी। झील के आगे नारियल के बेशुमार दरख्त भी नजर आ रहे थे। कच्चे मकानों और झोंपड़ियों पर मुश्तमिल वो बस्ती ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ये माड़ू कबीला था जो न जाने कब से यहाँ आबाद था और झील की वजह से उन्होंने यहाँ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी शुरू कर दी थी। मिर्चें रड़ा राजस्थान की ख़ास फसल है और यहाँ भी मिर्चें ही नजर आ रही थी। सड़क बस्ती के सामने से गुजरती थी। जब झील पर लोगों की आमदरफ्त थी तो ये सड़क भी आबाद रही होगी, लेकिन अब इसका कुछ हिस्सा कच्चे मकानों और झोंपड़ियों में शामिल हो गया था और बाकी हिस्सा जो बच रहा था वहाँ काले भजंग नंगे धड़ंग बच्चे खेल रहे थे। 2-3 आदमी और औरतें भी सड़क के किनारे खड़े थे और एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। मर्द तो चारपाइयों पर बैठे हुक्के की कश लगा रहे थे और औरतें ज़मीन पर ही बैठी खाली बोरियों की मरम्मत कर रही थीं। मिर्चों की फसल तैयार होने वाली थी और फसल की तैयारी से पहले ये लोग अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहते थे। मैंने दरख्त के करीब जीप रोक ली। वो लोग हैरत से हमारी तरफ देखने लगे। सुबह उन्होंने इस जीप को झील की तरफ जाते हुए देखा था और ये भी देखा होगा कि इसमें एक ही आदमी था। उन्हें ये भी हैरत हो रही होगी कि हम कहाँ से आ गए थे। मैं जीप का इंजन बंद करके नीचे उतराया। वो तीनों आदमी भी उठकर हमारे करीब आ गए। इनकी रंगत तवे की तरह स्याह और लिबास राजस्थानी थे। सरों पर बड़ी बड़ी पगड़ियाँ थीं। इनमें से किसी की उम्र 45 साल से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरों पर बड़ी सख्ती थी और ये सख्ती ठठरा देने वाली सर्दी और चिलचिलाती धूप में मेहनत और मुशक्क़त का नतीजा थी। इस बस्ती का मुखिया कौन है? मैंने बारी बारी इन तीनों की तरफ देखा। इनमें 2 तो वहीं खड़े रहे और तीसरा तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बस्ती में चला गया। इसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। इसी दौरान सड़क पर खेलने वाले बच्चे हमारे गिर जमा हो गए थे। सरदार की उम्र 60 साल की लगभग रही होगी। लंबा कद, भारी भरकम जिस्म, खास राजस्थानी लिबास, सर पर सिंदूरी रंग की पगड़ी और गले में रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं थीं। 60 साल उम्र होने के बावजूद इसकी सेहत काबिल रश्क थी। हम चंद मिनट वहीं खड़े बातें करते रहे, फिर वो हमें बस्ती में ले गए।
बस्ती के वस्त में बरगद का एक बहुत बड़ा और फैला हुआ दरख्त था, जिसकी जड़ के चारों तरफ वसी और इस चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे के इर्द गिर्द भी बहुत से लोग बैठे हमारी तरफ देख रहे थे। हमारे लिए फ़ौरन एक चारपाई खाली करके इस पर सफ़ेद उजला खेस बिछा दिया गया। सरदार सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हमें मशरूबात भी पेश कर दिए गए। बस्ती में मौजूद लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। हम इनके लिए अजूबा थे। इसकी वजह गालबन ये थी कि बहुत अरसा बाद उन्होंने बाहर के लोगों को देखा था। एक अजीब बात मुझे ये महसूस हुई कि इस बस्ती के मर्दों की रंगत तो तवे की तरह स्याह थी, अलबत्ता औरतों की रंगत साफ़ थी। बाज़ औरतें तो रत्ना की तरह गोरी चिट्टी भी थीं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।